राधिका जी कहती है, कनक आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए तू बस कुछ बना लेना, बाकी सारा नाश्ता मैं बना लूँगी। और बानी, कार्तिक की चाची, कल काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। उनकी बात पर कनक मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं माँ, आज सारा नाश्ता मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी, वो भी सबकी पसंद का। राधिका जी कहती हैं, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। और मीठे में गाजर का हलवा बना लेना, उस खड़ूस कार्तिक को गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना? कनक कहती है, हाँ माँ, मैं बना लूँगी। तभी कनक को ध्यान आता है, राधिका जी ने कार्तिक को खड़ूस कहा। कनक अपनी आंखों से हैरानी से बड़ी बड़ी करके कहती है, माँ, आपके बेटे को खड़ूस कहा? राधिका जी ने कहा, हाँ, अब खड़ूस को खड़ूस नहीं कहूँगी तो क्या कहूँगी? देखा नहीं तुमने, कैसी सड़ी हुई शक्ल बनाकर घूमता रहता है। कनक उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने माँ, वो नीम चढ़ा हमेशा कड़वा ही बोलता है। उस कड़वे करेले को देखकर कोई भला कह सकता है? उसे खाने में मीठा पसंद है, गाजर का हलवा पसंद है। मुझे तो लगता है कि पक्का ये नीम का पत्ता पीसकर अपने प्रोटीन शेक में मिलाकर पीता होगा, वरना कोई इतना कड़वा कैसे बोल सकता है? किसी की इतनी सड़ी हुई शक्ल कैसे हो सकती है? बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह दिखता है। अपनी बात खत्म कर कनक राधिका जी की ओर देखती है, जो उसे ही घूर रही थी। राधिका जी कनक को घूरते हुए कहती हैं, मानो कि मेरे बेटे की जुबान कड़वी है, लेकिन उसकी शक्ल बहुत सुंदर है, इसलिए कभी भी उसकी शक्ल को सड़ी हुई मत कहना, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा मेरी तरह दिखता है, इसलिए तू उसे उसकी जुबान के लिए कड़वा करेला बोल सकती है, पर कुछ और मत बोलना, उसकी शक्ल को लेकर कुछ मत कहना। इतना कहकर राधिका जी कनक को बेचारगी से देखने लगती हैं। वही उनकी बात सुनते ही कनक उन्हें देखते हुए कहती है, सॉरी माँ, वो मैं भूल गई थी कि वो कड़वा करेला आपकी तरह दिखता है। अब मैं कभी भी उसे उसकी शक्ल से नहीं चिढ़ाऊंगी। कनक की बात पर राधिका जी उसे मुस्कुराते हुए देखती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं बच्चे, चल अब हम दोनों मिलकर नाश्ता बना लेते हैं। उनकी बात पर कनक अपना सर हाँ में हिलाते हुए, जिसके बाद वो दोनों किचन की तरफ चले जाते हैं। राधिका जी कनक के द्वारा चूल्हे की पूजा करवाती हैं, जिसके बाद कनक नाश्ता बनाने में लग जाती है। भले ही कनक ने राधिका जी को नाश्ता बनाने में उसकी हेल्प करने वाली बात पर हामी भर दी थी, लेकिन कनक ने अकेले ही सारा नाश्ता बनाया था। राधिका जी तो बस साइड में खड़ी होकर कनक को घूर रही थी, क्योंकि कनक ने उनकी ज़रा सी भी हेल्प नहीं ली थी, बल्कि जब जब भी वो कनक की हेल्प करने लगती तो कनक वापस उन्हें उनकी जगह पर लाकर खड़ा कर देती थी। घर में हर काम के लिए सर्वेंट्स हैं, लेकिन कार्तिक और राधिका जी के हाथ का खाना ही पसंद आता था, और राधिका जी को भी खाना बनाना पसंद था। इसलिए घर के नाश्ते से लेकर डिनर तक का सारा खाना राधिका जी और कार्तिक की चाची यानी बानी सिंघानिया अपने हाथों से ही बनाती थी, जिसमें कभी कभी कनक भी उन दोनों का हाथ बटा दिया करती थी। कुछ बड़े दस के अंदर कनक सारा नाश्ता बना लेती थी। नाश्ते में उसमें सबकी पसंद के समोसे, कचौरी, ढोकले, मिर्ची वाले पोहे, छोले भटूरे, गाजर का हलवा बनाया था। सारा खाना तैयार करने के बाद कनक राधिका जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ, सारा नाश्ता तैयार हो गया है, चलिए इसे हम दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। इतना कहते हुए कनक राधिका जी को मुस्कुराते हुए देखने लगती है, तो वो वहीं राधिका जी उससे अपनी आंखें छोटी करके कहती हैं, कनक, मैं नाश्ता बनाने में तुम्हारी हेल्प करने आई थी, लेकिन आपने तो मुझे यहाँ स्टैचू की तरह खड़ा कर दिया और खुद किसी सुपर वुमन की तरह सारा नाश्ता बना लिया। इतना कहकर राधिका जी कनक को शिकायतें भरे लहजे में देखने लगी। कनक उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, माँ, आप भी ना, किसने कहा कि आप मेरी मदद नहीं की? आज मैंने जो कुछ भी बनाया है उसे बनाना आपने और छोटी माँ बानी जी ने ही तो सिखाया है। आपकी वजह से ही तो आज मैं ये सारा नाश्ता बना पाई। कनक की बात पर राधिका जी कनक के पास जाती हैं और उसे कान खींचते हुए मुस्कुराकर कहती हैं, तुझे बातों को घुमाना बहुत अच्छी तरह से आता है ना? राधिका जी प्यार से उसके गालों को थपथपाकर कनक के साथ मिलकर सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती हैं। इस समय घर के जितने भी सदस्य मौजूद थे वे सभी धीरे धीरे कर आने लगते हैं, सिवाय कार्तिक को छोड़कर। राम सिंघानिया कार्तिक के दादाजी हैं, जो कि कार्तिक की फैमिली के सबसे बड़े हैं और घर के हेड भी हैं। इनकी उम्र 87 साल है। ये काफ़ी सख्त इंसान है। 87 की उम्र में भी इनका रौब इनके चेहरे से साफ झलकता है। जितना ये बाहर वालों के लिए सख्त हैं, उतना ही ये अपनी फैमिली के लिए भी नर्म है। कनक, मैं तो इनमें जान बसती है। इन्होंने अपने दम पर सिंघानिया कॉरपोरेशन की नींव एक छोटे से होटल द्वारा रखी थी, जिसे इनके दोनों बेटों ने मिलकर एक बड़ी होटल कंपनी में बदल दिया। पर इनके होटल्स उस समय सिर्फ इंडिया के अंदर थे। गायत्री राम सिंघानिया, राम जी की पत्नी और कार्तिक की दादी, जिनकी उम्र 74 साल है, इन्हीं की वजह से कनक सिंघानिया परिवार में आई थी। वैसे उन्हें अपने सभी पोता पोतियों से प्यार है। ये सबसे ज़्यादा वो प्यार कनक से ही करते हैं।
अशोक सिंघानिया राम सिंघानिया के बड़े बेटे और कार्तिक के पापा। उनकी उम्र 93 साल है। राम सिंघानिया जी के बाद उन्होंने और इनके छोटे भाई ने ही सिंघानिया एंड ग्रुप को आगे बढ़ाया था। राधिका सिंघानिया अशोक सिंघानिया जी की पत्नी और कार्तिक की माँ। इनकी उम्र 50 साल है। ये एक हाउसवाइफ हैं जो अपने सभी बच्चों से प्यार करती हैं। इनका स्वभाव बिल्कुल सरल है। राजवीर सिंघानिया अशोक जी और राधिका जी के बड़े बेटे और उनके बड़े भाई। इनकी पर्सनालिटी भी कार्तिक की तरह काफ़ी अच्छी है। इन्होंने सिंघानिया इन ग्रुप ज्वाइन ना करके अपना एक अलग बिजनेस स्टार्ट किया। ये बड़ी बड़ी फिल्म बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनका मेन बिजनेस डायमंड का है। कार्तिक सिंघानिया राधिका जी और अशोक जी के छोटे बेटे और इस कहानी के हीरो। लेकिन कनक के साथ इनका व्यवहार किसी विलन की तरह है। इनकी उम्र 28 साल है। फिलहाल ये अभी सिंघानिया एंड ग्रुप के सीईओ हैं। अशोक जी के बाद जैसे ही कार्तिक ने कंपनी ज्वाइन की, उसने कुछ ही महीनों में अपने 7 स्टार होटल्स खोले और सिंघानिया कॉरपोरेशन को दुनिया की टॉप 3 कंपनी बना दी। होटल्स के बिजनेस के साथ साथ कार्तिक के और भी कई बिजनेस हैं। इनके बहुत से मॉल्स, कॉलेज, अनाथालय, हॉस्पिटल्स भी हैं जो देश विदेश में फैले हुए हैं। प्रीतल राहुल ओबराय अशोक जी के बिजनेस पार्टनर और सबसे अच्छे दोस्त की बेटी। प्रीति 15 साल की थी, तभी एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने मम्मी पापा को खो दिया, जिसके बाद अशोक जी ने प्रीति को गोद लिया था। प्रीति की शादी हो चुकी है। प्रीति का रंग हल्का सांवला है, कमर तक आते लंबे बाल, हाई तीखे नाक, अनैनक, सांवली होते हुए भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। प्रीति की उम्र अभी 22 साल है। राहुल ओबराय ये है प्रीति के हस्बैंड। राहुल की उम्र 28 साल है। रंग गोरा, माथे तक आते बाल, हल्की बियर्ड, मस्कुलर बॉडी, दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। वीर सिंघानिया राम सिंघानिया जी के छोटे बेटे और कार्तिक के चाचा जी। इनकी उम्र 51 साल है। बानी वीर सिंघानिया जी की पत्नी और कार्तिक की चाची। इनकी उम्र 86 साल है। बानी जी भी एक हाउसवाइफ हैं। बानी जी और राधिका जी बिल्कुल बहनों की तरह रहती हैं। राघव सिंघानिया वीर जी और बानी जी का बेटा। राघव की उम्र 27 साल है। राघव एक बहुत फेमस एक्टर हैं। कंचन सिंघा राम सिंघानिया जी की छोटी बेटी और कार्तिक की बुआ जी अपने भाइयों से छोटी। इनके पति की मृत्यु के बाद ये सिंघानिया विला में ही आकर रहने लगी। इनका एक बेटा और एक बेटी है। केशव सिन्हा कंचन जी का बेटा। इनकी उम्र 25 साल है। भूरे बाल हैं, गेहुआ रंग है। लड़कियां इनकी दीवानी है। ये एक लॉयर है जो सिंघानी ग्रुप के अंदर ही काम करते हैं। रितु सिन्हा कंचन जी की बेटी, जो कि अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है। इनकी उम्र 19 साल है। बाकी कैरेक्टर्स के बारे में आगे जानेंगे। अब आते हैं कहानी पर। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, खाने की खुशबू तो काफ़ी अच्छी लग रही है। लगता है आज खाना कनक ने बनाया है। जिस पर राधिका जी कहती हैं, हाँ, आज सारा नाश्ता कनक ने बनाया है। उनकी बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं कि तभी दादाजी की नज़र कार्तिक की सीट की तरफ जाती है, जो कि खाली थी। दादाजी कहते हैं, कार्तिक कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्या उसने नहीं पता कि सुबह का नाश्ता सभी को एक साथ करना होता है? आने ही वाली थी, तभी कार्तिक की आवाज़ आती है, दादाजी मैं यहाँ हूँ। सभी की नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है जहाँ से आवाज़ आई थी, तो उन्होंने कार्तिक को नजर आता देखा, जो काफ़ी एलिगेंट तरीके से सीढ़ियों से उतर रहा था। सीढ़ियों से उतरते ही कार्तिक डाइनिंग टेबल की तरफ न जाकर बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसे जाते देख दादाजी अपनी कड़क आवाज़ में कहते हैं, आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि सुबह का नाश्ता सभी को साथ में करना होता है? पहले यहाँ आइए और नाश्ता करिए, फिर जहाँ जाना होगा आप जा सकते हैं। कार्तिक के कदम रुक जाते हैं और वो कुछ सोचने लगता है। वो ये बात जानता था कि सुबह का नाश्ता सभी साथ में करते हैं और वो नाश्ता करने के लिए ही आया था। लेकिन सीढ़ियों से उतरते समय कार्तिक ने दादाजी और राधिका जी की बात सुन ली थी कि आज सारा नाश्ता कनक ने बनाया है। इसलिए कार्तिक बिना नाश्ता किए वहाँ से जा रहा था। कार्तिक को कुछ न बोलता देख दादाजी एक बार और उसे टोक कर कहते हैं, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? कार्तिक कहते हैं, दादाजी मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। अभी मेरा जाना ज़रूरी है। नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूँगा। दादाजी कहते हैं, लगता है आपको हमारी बात समझ नहीं आई। पहले आप नाश्ता करिए, फिर चले जाइएगा। कार्तिक एक गहरी सांस लेता है और अपनी चेयर पर जाके बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने दादाजी से नहीं जीत सकता। कार्तिक के बैठते ही दादाजी खाना परोसने का इशारा करते हैं, जिसके बाद कनक, राधिका जी और बानी जी मिलके सभी के प्लेट में खाना परोसने लगती हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। अगले दिन कनक सभी के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और दादी जी के कहने पर कार्तिक के लिए खाना लेकर सिंघानिया मेंशन पहुंच जाती है। और वीडियो कॉल पर तभी दादी जी कनक से कहती हैं, कनक तुम कार्तिक को अपने हाथ से खिलाओ। दादी जी की बात पर कनक का चेहरा देखने लायक हो जाता है। वहीं कार्तिक भी कनक के हाथ से खाना नहीं खाना चाहता, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था।
कनक पालक पनीर की सब्जी में रोटी को डिप करके कार्तिक के फेस की तरफ बढ़ाती है, जिसे ना चाहते हुए भी कार्तिक को खाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो एक बाइट लेता है, उसके फेस से एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। उसका मन किया कि वो पूरा खाना कनक के मुंह पर उगल दे, क्योंकि खाना हद से ज़्यादा तीखा था, जिसका एक बाइट खाते ही कार्तिक का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। कार्तिक को बचपन से ही तीखा खाना पसंद नहीं था, उसे तीखा बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए एक बाइट से ही उसकी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन वीडियो कॉल में मौजूद लोगों की वजह से उसे ज़बरदस्ती उस खाने को चबा चबा कर खाना पड़ता था, क्योंकि दादाजी की बात से उसे इतना तो पता चल चुका था कि घर के सभी मेंबर खाना खा चुके थे और उन्होंने खाने की कोई बुराई नहीं की थी। ऐसे में अगर वो कुछ कहता भी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करने वाला था। कार्तिक को एक बाइट खिलाने के बाद कनक दूसरी बाइट खुद खाती है। जहां एक बाइट खाते ही कार्तिक की हालत खराब हो गई थी, वहीं कनक बड़े आराम से उस खाने को खा लेती है। कार्तिक जी बड़े ध्यान से कनक के फेस को देख रहा था कि तीखे की वजह से उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज होंगे, जबकि वो ये देखता है कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो जानता था कि कनक स्पाइसी फूड बहुत आसानी से खा लिया करती थी, क्योंकि उसे स्पाइसी बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन जो खाना वो इस समय खा रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, जैसे मिर्ची का पूरा डिब्बा ही उड़ेल दिया हो। ऐसे में कनक का इतनी आसानी से खाना खा लेना कार्तिक के शक की वजह बन रही थी। 2-4 बाइट जैसे तैसे खाने के बाद कार्तिक नोटिस करता है कि पालक पनीर की सब्जी की 2 डिब्बियाँ थीं, जिसमें से एक डिब्बे की सब्जी का रंग तो नॉर्मल था, लेकिन वही दूसरे डिब्बे की सब्जी कुछ ज़्यादा ही लाल थी, और कनक खुद हरी डिब्बे से खा रही थी और दूसरे डिब्बे से खिला रही थी। कार्तिक को समझ आ जाता है कि कनक क्या करने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक एक नज़र कनक को देखता है, फिर फ़ोन की तरफ देखते हुए अपनी दादी से कहता है, दादी ये तो गलत बात है ना, सिर्फ कनक ही मुझे खिला रही है, मुझे भी तो उसे खिलाना चाहिए ना। कार्तिक की बात पर दादी जी मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें भी कनक को अपने हाथों से खिलाना चाहिए। दादी जी की बात पर जहाँ कार्तिक के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कनक की तरफ देखने लगता है, जिसकी आंखें बड़ी हो चुकी थीं। कनक याद करने लगती है कि जब राधिका जी ने उसे खाना पैक करके दिया था, तो उसने राधिका जी की नज़रों से बचते हुए सब्जियों को 2 अलग अलग कंटेनर में डालते हुए एक डिब्बे में भरकर मिर्ची भी डाल दी थी। डार्लिंग खाओ ना। कार्तिक के द्वारा आवाज़ देने पर कनक अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसकी तरफ देखने लगती है, जो उसकी तरह रोटी में मिर्ची वाली पालक और पनीर डिप लिए हुए अपने हाथ बढ़ाए उसे खाने के लिए कह रहा था। पर कनक उसे खा ही नहीं रही थी और अपना सर इधर उधर कर रही थी। कनक को अपना सर इधर उधर करते देख आदित्य अपने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस देता है, जिसे खाते ही कनक का फेस भी कार्तिक की तरह लाल हो जाता है। इसी तरह से कार्तिक लगातार एक के बाद एक कनक के मुंह में खाना ठूसते जाता है, जिससे कनक की हालत खराब हो जाती है। ओके दादू, दादी माँ, हम दोनों ने खाना खा लिया है, इसलिए मैं कॉल कट कर रहा हूँ। वो क्या है ना मुझे अपनी बीवी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम भी तो बिताना है। इसी के साथ वो वीडियो कॉल भी एंड कर देता है और कनक की तरफ देखने लगता है। कार्तिक उसे अपनी तरफ देख कहता है, उल्लू की तरह आंखें फाड़कर मुझे क्यों देख रही हो, इसमें इतनी हैरानी होने वाली कौन सी बात है। आखिरकार तुम बीवी हो मेरी, अभी अभी शादी हुई है हमारी, ऐसे में हम दोनों का क्वालिटी टाइम साथ में बिताना आम बात है। अपनी बात खत्म कर। कार्तिक धीरे धीरे कनक के होंठों की तरफ अपने होंठ बढ़ाने लगता है। जैसे जैसे कार्तिक कनक की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे कनक पीछे की तरफ जा रही थी। इसी तरह से कनक आखिर में सोफे पर कार्तिक के बीच में फंस जाती है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कार्तिक कनक के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। वो कुछ कर पाता कि कनक उसे धक्का देते हुए खुद से दूर करती है और सोफे से उठ जाती है। लेकिन कनक वहाँ से भाग पाती कि कार्तिक उसके हाथों को पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिससे कनक उसके ऊपर गिर जाती है और उन दोनों के होंठ एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। गिरने की वजह से कनक के बाल उसके फेस पर आ जाते हैं, जिन्हें कार्तिक अपनी उंगलियों से कनक के बालों को पीछे करते हुए कहता है, मेरे अंदर आग लगाकर तुम कहाँ जा रही हो। अब जब आग लगा ही दी है तो इसे बुझाना तो पड़ेगा। आग तुमने लगाई है तो इसे बुझाओगे भी तुम। अपनी बात खत्म करते ही कार्तिक अपने होंठ कनक के होंठों पर रखकर उसे फोर्स किस करने लगता है। कनक कार्तिक को अपने हाथों की मदद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर अपनी कोशिश के बावजूद वो कार्तिक को खुद से दूर नहीं कर पाई, क्योंकि वो थी भी तो एक लड़की ही, जो एक हट्टे कट्टे कार्तिक से भला कैसे मुकाबला कर सकती थी। कार्तिक कनक के होंठों को अपने होंठों से भरकर
लगातार किस किए जा रहा था। उसे कनक के होंठ किसी स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे थे। कार्तिक अपनी टंग कनक के मुंह में एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन कनक उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। कार्तिक झंझनाहट में कनक के होंठों को काफ़ी ज़ोर से बाइट कर देता है, जिससे कनक के होंठ एक आह के साथ अलग हो जाते हैं। बीच बीच में कनक की दबी हुई सिसकारियां भी निकल रही थीं, क्योंकि कार्तिक उसी किस करते हुए उसके होंठों को बार बार बाइट कर रहा था। कुछ 20 मिनट तक कनक के होंठों के साथ खेलने के बाद कार्तिक उसके होंठों से दूर होता है और कनक के नक पर किस करने लगता है। वहीं कार्तिक के दूर होते ही कनक गहरी गहरी सांसें आ लेने लगती है। इस मोमेंट में वो पूरी तरह से बहक चुकी थी। उसके हाथ अपने आप कार्तिक के बालों पर चले जाते हैं और उसके बालों को सहलाने लगते हैं। कार्तिक की फोर्स किस की वजह से उसकी सांसें काफ़ी तेज़ चल रही थी। सांसें तेज़ चलने की वजह से कनक का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जो बार बार कार्तिक के चेस्ट से टच होने के कारण कार्तिक का ध्यान उस तरफ चला जाता था। कार्तिक अब और खुद को कंट्रोल ना करते हुए कनक को अपनी गोद में बिठाई हुए केबिन में बने अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रूम की तरफ जाते हुए वो एक बार फिर अपने होठ कनक के होठों से जोड़ लेता है। कुछ देर बाद उस रूम में सिसकियों की आवाज़ें आने लगती हैं। इस बार उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो दोनों की रजामंदी के साथ हुआ। किसी भी तरह की कोई और जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। इस बीच कार्तिक का असिस्टेंट अक्षय कार्तिक से किसी डॉक्यूमेंट में साइन लेने आया था। काफ़ी देर तक केबिन में आने की परमिशन मांगने पर भी उसे अंदर से कार्तिक की कोई आवाज़ नहीं आई थी, तो वो बिना परमिशन के अंदर आ गया था। लेकिन केबिन में आते ही उसे जब केबिन में कार्तिक के रूम से सिसकियों की आवाज़ें आने लगी तो उसके कान अपने आप लाल होने लगे और उसे अच्छे से समझ आ गया था कि अंदर क्या चल रहा है। केबिन में आने से पहले उसने सोचा था कि कनक अब तक चली गई होगी, लेकिन अंदर की आवाज़ों से उसे समझ आ गया था कि अंदर कार्तिक कनक के साथ ही है। जिसके बाद अक्षय जिस गेट से आया था उसी गेट से हड़बड़ाकर केबिन से बाहर निकल जाता है। साथ ही उसने बाकी सभी को भी कार्तिक के केबिन में जाने से मना कर दिया था। शाम के 7 बजे के करीब कनक नींद में ही अपने हाथों को कार्तिक जहाँ पर सोया था वहाँ पर फेरती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके साइड में तो कार्तिक है ही नहीं। तब कनक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं और उसी तरह से बेड पर उठकर बैठ जाती है। जब वो पूरे कमरे को ध्यान से देखती है तो उसे कार्तिक कहीं भी नजर नहीं आता। तो कनक अपने कपड़े ढूंढने लगती है जो उसे बेड के साइड में ही पड़े हुए नजर आते हैं, जिन्हें लेने के लिए वो उतरने लगती है कि तभी उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द महसूस होने लगता है, जिससे उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। पर वो गिरने से पहले ही खुद को संभाल लेती है। हालांकि उसका फर्स्ट टाइम नहीं था, लेकिन उसे फर्स्ट टाइम से भी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। कनक खुद को ही कोस रही थी कि वो कैसे उस डेविल के सामने कमज़ोर पड़ गई, जबकि वो जानती थी कि कार्तिक इंटीमेसी के समय कितना ज़्यादा वाइल्ड हो जाया करता था। कनक ने पिछली रात ही महसूस कर लिया था कि कार्तिक इंटीमेसी के समय सब कुछ भूल जाता है। वो अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खोते हुए काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। इसलिए कनक को अफसोस हो रहा था कि वो सब जानते हुए भी कैसे बहक गई थी। कनक खुद से बढ़ाते हुए, सच में डेविल ही है, कितना दर्द हो रहा है मुझे। ये कहते हुए कनक अपना पेट पकड़ते हुए अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। उसे इस तरह से फेसेस बनाते हुए देख कार्तिक, जो अभी अभी वॉशरूम से शावर लेकर निकला था, वो अपने होठों पर एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, क्या हुआ डार्लिंग, दर्द हो रहा है क्या? कनक, जो अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो कार्तिक की बात पर उसकी तरफ देखती है, जो उसे ही देखते हुए मुस्कुरा रहा है। उसे मुस्कुराते देख कनक उसे पूरे गुस्से से घूरने लगती है। वही कार्तिक को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, अगर दर्द हो रहा है तो बता दो मुझे, तुम्हें जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ वहाँ पर ऑइंटमेंट लगा दूंगा। क्या तुम्हें वहाँ दर्द हो रहा है? अपनी बात कहते हुए कार्तिक कनक के पेट के निचले हिस्से की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर देता है। कार्तिक के फेस पर इस समय एक टीचिंग स्माइल थी, तो वही कनक का फेस गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने सामने खड़ी उस डेविल को देख रही थी, जो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे ना जाने उसने कितनी महान बात बोली हो। कार्तिक की अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी, तो वहीं उसने अपनी लोअर बॉडी पर टॉवल लपेटा हुआ था। कार्तिक को ऐसे नंगू पंगू पोजीशन में खड़े देख शर्म की वजह से कनक कार्तिक से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी और लगातार अपने पैरों को देखते हुए उनकी उंगलियों को आपस में रब कर रही थी। कनक का पूरा ध्यान अपने पैरों की तरफ था, इसलिए उसे पता नहीं चलता है कि कब कार्तिक उसके बेहद करीब आ गया था।
जब कनक को अपने चेहरे पर किसी गहरी सांसें महसूस होती हैं, तब जाकर वो सामने की तरफ देखती है तो उसकी नज़र कार्तिक पर जाती है, जो उसके बहुत करीब खड़ा था। कार्तिक को अपने इतने नज़दीक देख वो उससे दूर होने वाली ही थी कि उससे पहले ही कार्तिक उसे अपनी गोद में उठा लेता है। एल और उसे अपनी गोद में लिए हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। उसे वॉशरूम की तरफ जाते देख कनक अपने हाथ पैर मारते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे वॉशरूम की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? कार्तिक अपनी पकड़ कनक के ऊपर मजबूत करते हुए एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, पिछली रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उससे तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कुछ देर रेस्ट करने दूंगा, लेकिन एक तुम हो जो मुझे बार बार छेड़े जा रही हो। अब अगर तुम मेरे सामने इस तरह से नेकेड खड़ी हो जाओगी तो भला मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा? मॉम का कुछ देर पहले कॉल आया था और उन्होंने हमें डिनर तक घर आने के लिए कहा है। ऐसे में अगर मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूँगा और उसके बाद अगर तुम शावर लेने जाओगी तो बहुत देर हो जाएगी और हम दोनों डिनर तक घर नहीं पहुँच पाएंगे। बस इसलिए मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर जा रहा हूँ ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएं। हम रोमांस भी कर लेंगे, साथ में शावर भी ले लेंगे। ये सब कहते हुए कार्तिक की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। वहीं कार्तिक की बात पर कनक का ध्यान खुद के ऊपर जाता है। तब जाके उसे समझ आता है कि वो इतनी देर से कार्तिक के सामने नेकेड खड़ी थी। अपनी हालत पर ध्यान जाते ही कनक खुद को अपने हाथों से ढकने लगती है। साथ ही वो टमाटर की तरह लाल हो चुके चेहरे के साथ कार्तिक से गुस्से के साथ कहती है, आप ना ही मुझे आपके साथ रोमांस करना है और ना ही शावर लेना है। मेरे पास खुद के हाथ पैर हैं, मैं खुद से शावर ले सकती हूँ। आप मुझे बस नीचे उतार दीजिए। इतना कहते हुए कनक कार्तिक की बाहों में झटपटाने लगती है, लेकिन कार्तिक की पकड़ मजबूत होने की वजह से वो खुद को कार्तिक की बाहों से आज़ाद नहीं कर पाती। उसे इस बात का काफ़ी रिग्रेट हो रहा था कि वो कार्तिक के सामने ऐसे नेकेड कैसे खड़ी हो सकती है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। वहीं उसे ऐसे खुद को छुपाते देख कार्तिक हंसते हुए कहता है, तुम्हारे छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है। इतना कहते हुए वो कनक को अपनी गोद में लिए हुए वॉशरूम के अंदर एंटर होने ही वाला था कि उतने में ही कनक कार्तिक के दाएं कंधे पर ज़ोर से बाइट कर देती है, जिसके दर्द की वजह से कार्तिक की पकड़ कनक के ऊपर से ढीली पड़ जाती है। जिसका फ़ायदा उठाते हुए कनक कार्तिक की गोद से उतरकर भागने लगती है, लेकिन उसने अभी अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाया ही था कि कार्तिक उसके हाथों को पकड़ लेता है। कार्तिक के कब्जे में अपने हाथों को देख कनक उससे अपने हाथों को छुड़ाने लगती है। इसी तरह से वो नीचे बैठ जाती है और अपने आप को पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए अपने दांतों से कार्तिक के हाथों को काटने लगती है, लेकिन उसके काटने से कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे वॉशरूम के अंदर की तरफ खींचने लगता है। जब कनक देखती है कि उसके काटने पर भी कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसके हाथों को काटना छोड़ चिढ़ते हुए उससे कहने लगती है, अगर आप कितने ठरकी इंसान हैं, क्या आपका एक बार में मन नहीं भरता जो एक ही चीज़ को बार बार करते रहते हैं? लेकिन इस बार अगर आपने कुछ भी किया तो मैं आपकी शिकायत दादाजी से कर दूंगी और उन्हें बताऊंगी कि आप मुझे कितना ज़्यादा परेशान करते हैं। कनक की बात पर वो कनक को घूरने लगता है। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद कार्तिक एक डेविल स्माइल के साथ उससे कहता है, अच्छा तो तुम दादाजी को मेरी शिकायत करोगी? कार्तिक की बात पर कनक अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, अगर आपने मुझे और तंग किया तो मैं पक्का आपकी शिकायत दादाजी से कर दूंगी। अच्छा अगर ऐसा है तो तुम शौक से मेरी शिकायत दादाजी से कर सकती हो, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि मैं उनके ग्रैंड चाइल्ड को लाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अपनी बात खत्म कर कार्तिक कनक को खींचते हुए वॉशरूम के अंदर ले गया था। वही कनक उसकी बातों पर पूरी तरह से स्पीचलेस होकर अपनी हैरानी भरी आंखों से उसे देखती रही गई थी। 2 घंटे बाद उस वॉशरूम का दरवाज़ा एक बार फिर खुलता है और कार्तिक कनक को अपनी गोद में लिए हुए बाहर आता है। इस समय कार्तिक ने अपनी कमर पर कुछ देर पहले वाले ही टॉवल लपेटा हुआ था, तो वही कनक अभी भी नेकेड थी और कार्तिक से चिपकी हुई थी। उसके चेहरे पर थकावट को साफ देखा जा सकता था। उसका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुका था। उसकी बॉडी पर बहुत से खरोंच के निशान थे जो अब तक नीले और बैगनी हो चुके थे। जो निशान कनक की बॉडी पर थे, सेम वही निशान कार्तिक की बॉडी पर भी थे। उन खरोंचों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वॉशरूम के अंदर उनके बीच क्या हुआ होगा। बेड के पास पहुंच कनक को बेड पर लटाकर
कार्तिक बेड साइड के ड्रॉवर में कुछ ढूंढने लगता है। जब उसे वो चीज़ मिल जाती है तो वो ड्रॉवर को बंद कर कनक की तरफ मुड़ता है, जिसने अब तक खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। कनक को इस तरह से खुद को ब्लैंकेट के कवर करते देख कार्तिक की आंखें छोटी हो जाती हैं, लेकिन वो उससे बिना कुछ कहे उसके ऊपर से ब्लैंकेट को खींचने लगता है, जिससे ऐसे खींचने पर कनक चौंक जाती है और ब्लैंकेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर हकलाते हुए कार्तिक से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? ब्लैंकेट क्यों खींच रहे हैं? छोड़िए इसे प्लीज़, वरना। इतना कह कनक चुप हो जाती है। वही उसे अपनी बात करते हुए रुकते देख कार्तिक उससे पूछता है, वरना क्या? कार्तिक के सवाल पर कनक अपने होठों को कर्ल करते हुए पापोईज के साथ कहती है, वरना मैं नंगू पंगू हो जाऊंगी और मेरा शीम शीम हो जाएगा। कनक की बात पर कार्तिक अपना सर ना में हिला देता है। वो कनक की मासूमियत पर मन ही मन हंस रहा था, लेकिन उसने अपने फेस पर कुछ भी शो होने नहीं दिया था। कनक थी भी बहुत मासूम, लेकिन कार्तिक की बेरुखी से वो कई बार हर्ट हो जाती थी और उसका बच्चों जैसा मासूम दिल कहीं गुम हो जाया करता था। कार्तिक को कुछ न करते देख कनक भी शांत हो जाती है और उसकी पकड़ ब्लैंकेट पर ढीली पड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल कार्तिक ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट एक झटके में खींच लिया था और साइड में फेंक दिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि कनक को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो बिना कोई मूव किए हैरानी से कार्तिक को देखती ही रह जाती है। कुछ देर बाद जब उसे समझ आता है कि उसके ऊपर ब्लैंकेट मौजूद नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी अपने हाथों की मदद से खुद के शरीर को ढकने लगती है। कार्तिक सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है, तो अब तुम्हारी इस तरह से खुद को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखना हमारे बीच को कॉमन अब तो है। अब तो हमें ज़िंदगी भर एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखना है। कहते हुए कार्तिक कनक के शरीर में उस मलहम को अप्लाई करने लगता है, जिसे उसने कुछ देर पहले ही बेड साइड के ड्रॉवर से निकाला था। वही कार्तिक, इस तरह से मलहम लगाने की वजह से कनक का पूरा फेस शर्म की वजह से लाल हो चुका था। वो कार्तिक की उंगलियों को अपने पूरे शरीर पर महसूस कर पा रही थी। उसके लिए ये सब बहुत अजीब था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही हो, साथ ही उसे गुदगुदी भी हो रही थी, लेकिन वो हंस नहीं रही थी। वो अपनी हंसी दबाए कार्तिक को अपना काम करते हुए देख रही थी। कनक को दवाई लगाने के बाद कार्तिक वॉशरूम के साइड में बने चेंजिंग रूम में चला जाता है और 15 मिनट बाद वाइट बिजनेस सूट पहने अपने हाथों में विमेन क्लोथ्स पकड़े हुए वो वापस आता है और उन कपड़े कनक की तरफ बढ़ते हुए उसे चेंज करने को कहता है। उस रूम से बाहर चला जाता है। कनक उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक कार्तिक जा चुका था। कार्तिक के जाने के बाद कनक अपने हाथों पर मौजूद कपड़े को देख रही थी। उसके हाथों में एक फुल स्लीव सी लॉन्ग फ्रॉक थी, जो उसके साइज़ की तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो जूही के कपड़े थे। हाँ, कार्तिक ने उसे जूही के कपड़े दिए थे, जैसे उसमें उसे जूही का मंगलसूत्र सिंदूर दे दिया था। ये सोचते हुए कनक उदास हो जाती है। वो कार्तिक को बताना चाहती थी कि ये कपड़े उसके साइज़ के नहीं हैं, लेकिन कार्तिक उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला गया था। कनक एक गहरी सांस लेती है, फिर खुद के अंडरगारमेंट्स जो बेड के नीचे पड़े थे उन्हें पहनने के बाद वो कार्तिक के दिए जूही के कपड़े पहन लेती है और उस रूम से बाहर निकल जाती है। अब तक रात के 8 बज गए थे। कनक जब सिंघानिया एंड कारपोरेशन से बाहर आती है तो उसे अपने सामने अक्षय कार के पास खड़ा नजर आता है, जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था। कनक उसके पास जाती है और उससे कार्तिक के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में अक्षय उसे बताते हुए कहता है, मैम, बॉस आपके प्राइवेट विला में गए हैं और उन्होंने मुझे आपको सिंघानिया मेंशन छोड़ने के लिए कहा है। अपनी बात खत्म कर अक्षय कार में बैक साइड का डोर ओपन कर देता है। कनक पूछती है, क्या उन्होंने बताया कि वो कब तक घर आएंगे? अक्षय जवाब देता है, नो मैम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अक्षय की बात सुनकर कनक अपना सर हाँ में हिलाते हुए दुखी मन के साथ कार में बैठ जाती है।